ओके। मैम ये फोटो के ऊपर कुछ डिस्कशन करना है कि मैं स्टार्ट करूं? एक मिनट, आपका म्यूट है। हाँ, ये सॉरी या नहीं। इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? इस पिक्चर में दिख रहा है दैट दो लोग हैं, एंड क्योंकि आज हमारा टॉपिक है मैजिकली हील द रिलेशनशिप। हील मतलब क्या? मतलब कोई भी रिलेशनशिप अगर आपका उसमें खट्टापन आ गया है या उसमें दरार आ गई है, तो उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर जो मैं नोटिस कर रही हूँ, दो लोग के बीच में एक लाइन जैसी है, और उसको हील करने के लिए वो मैजिकल जो पावर है वो पिक्चर के बाहर दिख रही है, जो उसके अंदर आएगी एंड देन वो दरार चली जाएगी। करेक्ट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। if you have a difficult or a broken relationship, or you are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, neighbor, or friend. When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for problems we have with them, and that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. यस। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दैट सबसे पहले तो आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई यानी आपके बेटे के साथ, बेटी के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके माता पिता के साथ, आपके वाइफ के साथ, आपके सास ससुर के साथ, आपके सिस्टर्स के साथ, ब्रदर्स के साथ, आपके जेठानी, या कोई भी रिलेशनशिप, या आपके नेबर्स के साथ, आपके बॉस के साथ, कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर उसमें खट्टापन आ गया है या उसमें दरार आ गई है और बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ गई है, जबकि वो रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही क्लोज था, बहुत ही प्रेम था आपके रिलेशनशिप में, लेकिन उसमें धीरे धीरे टाइम बीतते बीतते बहुत ज्यादा खट्टापन एंड बहुत ज्यादा दरार आ गई है, उसको अगर आपको ठीक करना है, तो एक मैजिक जो है दैट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड से आप कोई भी रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं। एंड इस चैप्टर में हम ये समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, पहले तो एग्जाम्पल के साथ एंड उसके बाद एक्शन पॉइंट्स कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, तब हर रिलेशनशिप हील हो सकता है, हर रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, हर रिश्ता सही हो सकता है और वापस उसमें प्रेम आ सकता है। तो पहला पार्ट ये है कि ग्रैटिट्यूड अगर आप रखेंगे तो वो रिलेशन अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ऑथर कि आजकल इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों आ रही है हर रिश्ते में। हम देखते हैं पहले एक एक फैमिली में 20-20, 25-25 लोग एक साथ मिलजुल के रहते थे, एक ही बिजनेस होता था और एक ही फैमिली होती थी, एक ही रसोई घर होता था और एक ही साथ सब खेलते थे, सब बड़े होते थे, सब साथ में घूमने जाते थे। बट आज अगर हम देखें 20-25 क्या, 5 मेंबर भी नहीं होते फैमिली में। आज के डेट में मोस्टली अगर आप देखो तो हस्बैंड वाइफ एंड किड्स, एकदम मतलब बहुत ही छोटा न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। वाई? बिकॉज आज हम लोगों को बहुत ज्यादा पहला तो ईगो आ गया है एंड फिर हमारे लाइफस्टाइल अलग हो गए। हमें लगता है कोई हमारी बात समझेगा नहीं, तो साथ में रहेंगे तो दिक्कतें आएंगी, इससे अच्छा अलग ही रहते हैं, राइट? तो और उसकी वजह से क्या होता है, लेट्स से कि अगर पहले फैमिली बड़ी है, तो ये हमने बहुत देखा है, जो भी फैमिली 20-25-30 लोगों की थी पहले, आज वो
टूट टूट के न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। पहले एक घर में सब लोग रहते थे, अभी 5 घर में वो लोग डिवाइड हो गए। एंड वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द ब्लेम गेम। ब्लेम गेम यानी कोई भी एक गलती को पकड़ के उसी के बारे में बात करते रहना उस बंदे के लिए, कि तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया, और हमेशा इस मतलब शिकायत करते रहना एक बंदे के बारे में या किसी भी चीजों के बारे में, या बच्चों के लिए या हस्बैंड वाइफ के लिए, हमेशा शिकायत माइंडसेट में रहना, हमेशा ब्लेमिंग गेम खेलना। ब्लेम गेम खेलने से क्या होता है? रिश्ते में और ज्यादा खट्टापन आता है, हर रिश्ते में दरार बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। तो अगर हमको और फिर हम बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी अच्छी नहीं बनती या मेरी वाइफ के साथ मेरी अच्छी नहीं बनती, इसलिए मैं ज्यादा देर ऑफिस में रहता हूँ, इसलिए मैं पूरी देर तक काम करता हूँ, जब भी ऑफिस में रहने की जरूरत नहीं है तो भी मैं ऑफिस से लेट घर आता हूँ ताकि घर जाऊं, खाऊं पीऊं सो जाऊं, ताकि बात ही नहीं करें। अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर झमेला भी नहीं होगा। वैसे ही आजकल बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के लाइफस्टाइल उन्हें पसंद नहीं है, पेरेंट कुछ बोल दे उनको पसंद नहीं है, तो हमेशा ये वो शिकायत वाला माहौल बना हुआ रहता है। और उस चीज को अवॉइड करने के लिए लोग क्या करने लगे हैं? न्यूक्लियर फैमिलीज में जाने लग गए हैं, राइट। बट हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि शिकायत या ब्लेम करने से कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं होगा। आप लोग खुद इस चीज को अग्री करेंगे कि जितना प्यार और जितना पॉजिटिविटी साथ रहने में है, उतना अलग रहने में नहीं है। हम साथ रह के जब एकता के साथ हर काम करते हैं और हर त्योहार को मनाते हैं या हर पिकनिक में जाते हैं, उसमें जो खुशी आती है वो 4 लोग मिलके जाए तो उसमें उतनी खुशी नहीं आती। सो शिकायत या ब्लेम गेम खेलने के बजाय अगर हम ग्रैटिट्यूड मोड में जाए तो हम हर रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। यस विनल जी। Whether it's your current relationship, whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about the another person? Holding on to an anger is like grasping a hot coal with an intent of throwing it at someone else. You are the one who is getting burnt. Written by Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. यहाँ क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि भले ही आपका कोई भी रिश्ते में जो अभी आपकी जो करंट रिश्ता है उसमें खट्टापन या दरार आ गई है, या पहले कोई रिश्ता ऐसा था जिसमें दरार आ चुकी है और आप उसको छोड़ चुके हो। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और उस ऑफिस में उस मैनेजर के साथ आपका अच्छा नहीं जम रहा था, तो आपने क्या किया? आपने जॉब चेंज कर लिया। आपने जॉब जरूर चेंज कर लिया, लेकिन आपका रिश्ता उस मैनेजर के साथ अच्छा नहीं हुआ। तो अगर फ्यूचर में कभी आप उनसे मिले भी तो भी आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। तो अगर उस चीज को आपको ठीक करना है तो एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। अब आप बोलोगे कि मैं क्यों, जो पास्ट के जो रिलेशनशिप है आज वो मायने भी नहीं रखते मेरे लिए, आज वो मैनेजर के साथ मैं कभी काम भी नहीं करने वाली हूँ, तो मैं उनके बारे में इतना सोचूं भी क्यों? वो आप इसलिए सोचोगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो बैड रिलेशनशिप और या उसके अगेंस्ट का आपका गुस्सा, उसका अगेंस्ट का आपका इरिटेशन, उसके अगेंस्ट का आपका फ्रस्ट्रेशन अभी भी आपके मन में है। और अगर वो आप बोलो कि नहीं मेरे मन में नहीं है, तो आप अभी के अभी जाके उनसे बात करके दिखाइए, अभी के अभी उनसे फोन पे 2 मिनट बात करके दिखाइए। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो बैड फीलिंग उस रिलेशनशिप से रिलेटेड अभी भी आपके मन में है। और क्या होगा वो फीलिंग अगर मेरे मन में अभी भी है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ, आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ गौतम बुद्ध जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। वो क्या कह रहे हैं? होल्डिंग ऑन टू योर एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट coal with the intent of throwing it at someone else. You are the ones who get burned. मतलब अगर आपके अंदर कोई बैड फीलिंग है और उसको आपने नहीं खत्म किया, नहीं निकाला, आपके अंदर अगर कोई गुस्सा है
तो उसका मतलब क्या है पता है, मतलब गुस्सा आप पकड़ के रख रहे हैं मतलब आपने अंदर दबा दिया है और आप उसी गुस्से में चल रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं। आप उस बंदे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अंदर आपका बैड फीलिंग्स और गुस्सा जरूर है उस बंदे के खिलाफ। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने हाथ में एक कोयला उठाया है ये सोच के कि मैं सामने वाले पे फेंकूंगा क्योंकि वो बंदा मुझे पसंद नहीं है या उस बंदे से मेरी नहीं जमती है। तो आपको ये भी सोचना होगा कि अगर आप गरम कोयला हाथ में उठाते हैं, भले ही आप ये सोच के उठा रहे कि मैं सामने वाले के ऊपर फेंकूंगा, बट सबसे पहले किसका बुरा होता है, सबसे पहले आप ही का हाथ जलेगा। अग्री एवरीबॉडी? Yes. अग्री राइट? अगर हमारे मन में ऐसा है कि हमने गुस्से को दबा लिया है और सामने वाला कभी मिलेगा तो मैं उसको कुछ बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, इसका मतलब क्या है कि आप गरम कोयला पहले अपने हाथ में उठा रहे हैं, पहले अपना हाथ जला रहे हैं, उसके बाद उसको हाथ में पकड़ के दूसरे पे फेंक रहे हैं ताकि वो जले। अब वो जलेगा या नहीं, उसको लगेगी या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता, बट सबसे पहले किसको लगी, सबसे पहले मुझे खुद को लगी। तो यानी अगर आप कोई भी गुस्सा या कोई भी बैड फीलिंग अपने अंदर रखते हैं किसी के खिलाफ भी, सबसे पहले किसका बुरा होता है, सबसे पहले मेरा खुद का बुरा होगा उस चीज को करने से। वो फीलिंग्स, वो बैड फीलिंग्स, वो गुस्सा मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और सबसे पहले मेरे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। बस डिफरेंस इतना है कि जब हाथ में कोयला है, गरम कोयला मेरे हाथ पे जब है, तो जब मेरा हाथ जल रहा है तो मैं उसको देख पा रही हूँ, मैं उसको फील कर पा रही हूँ, तो मैं तुरंत हाथ से फेंक दूंगी। बट गुस्सा अंदर रखने से या कोई बुरा फीलिंग्स अगर मैं अपने मन में रखूं, वो मुझे दिख नहीं रहा है कि वो मेरे मेरे अंदर क्या खराबी कर रहा है, इसीलिए हम उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। गुस्से में पहले एक दो घंटे में लोगों का गुस्सा चला जाता था, आजकल गुस्सा 3-4 दिन, 15 दिन, महीनों तक चलता है। और महीने महीने भर तक मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो महीने महीने भर तक एक ही घर में रहते हैं और बात नहीं करते हैं। और अगर आप उनसे पूछे कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ था, किस चीज पे आपको गुस्सा आया था, उनको याद भी नहीं रहता, बट फिर भी वो गुस्से में है। तो स्टॉप डूइंग दैट टू योरसेल्फ। सबसे पहले आपको अपने ही बारे में सोचना है कि सबसे पहले किसकी खराबी हो रही है, मेरी खराबी हो रही है, तो मुझे वो काम नहीं करना है। अब उसको नहीं करने के लिए मुझे क्या करना है वो हम सीखेंगे। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex partner who is connected to you through your children and the relationship is not good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex partner. Your children's lives are one of the most precious gift you have. Look at the children and give thanks to your ex partner for their lives every single day. And through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, that is gratitude. यस, मतलब ये तो आई थिंक आज की डेट में बहुत कॉमन हो गया है कि आप सबसे पहले तो वो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि हमें किसी के लिए कोई बैड फीलिंग आ जाए या वो रिश्ता में खट्टापन आ गया है या कोई दरार आ गया, ये हो ही सकता है, नहीं होगा ऐसा नहीं है, ये होगा। बट इसको आप हटा सकते हैं कैसे, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से। प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड से आप उस फीलिंग को अपने अंदर से हटा सकते हैं। और सबसे पहले किसका फायदा होगा, आपका, एंड फिर सामने वाला का, एंड फिर जो लोग आपके सराउंडिंग में होंगे वो भी ये प्रैक्टिस चालू करने के लिए आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप उनको दिखेगा कि आप में चेंजेस आ रहे हैं। करेक्ट? तो जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे ऑथर की बहुत बार हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, उनके बाद उन्हें लगता है कि नहीं अभी सब सही नहीं चल रहा है, एंड वो डिसाइड करते हैं कि हम अलग हो जाते हैं।
तो जब वो अलग हो जाते हैं तो क्या होता है, बच्चों की कस्टडी कोई भी एक पेरेंट को दी जाती है, या तो माता को या तो पिता को। तो क्या होता है, लेट्स से कि माता के पास है कस्टडी और बच्चे माता के पास रहते हैं, तो पिता को ये परमिशन होती है कि वो हफ्ते में या उनके हिसाब से जो उन्होंने डेट्स डिसाइड किए हो, उस दिनों में वो आके अपने बच्चों से मिल सकते हैं। करेक्ट। अब ये सोचिए कि हम अलग तो हो चुके हैं, हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं और बच्चे भी अलग हो चुके हैं माता पिता से। हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ अलग नहीं होते, उनके साथ माता पिता भी अलग हो रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आपको उस रिलेशनशिप को ठीक करना है और वो फीलिंग, वो गलत फीलिंग, बैड फीलिंग अपने मन से और अपने सराउंडिंग से निकालनी है, तो आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी उस बंदे के अगेंस्ट। और उसको करने के पीछे बस, अगर आपको कुछ भी नहीं मिले सोचने के लिए कि उस बंदे ने मेरे लिए क्या अच्छा किया, बस आप ये जरूर याद कर लीजिएगा कि उस बंदे ने या उस बंदी ने मेरे लिए मेरे बच्चे मुझे गिफ्ट दिए हैं। राइट। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए। गिव मी 1 मोमेंट। सॉरी अबाउट इट। सो आपको ये लगेगा कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ कुछ अच्छा किया ही नहीं और इसीलिए हम अलग हो गए। मान लिया आपकी बात, लेकिन आप बस इतना सोचिए कि मेरे पार्टनर के वजह से ही आज मुझे इतने लवली ब्यूटीफुल चिल्ड्रन मिले हैं। ये बच्चे जो मेरी लाइफ बने हैं, मुझे ये गिफ्ट जो है मुझे मेरे पार्टनर से मिली है। आज अगर वो पार्टनर नहीं होते तो मुझे ये बच्चे मेरे लाइफ में कभी नहीं आते। ये एटलीस्ट ये वन स्टेटमेंट भी अगर आप सोचे और उसको ही सोच के आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, आप खुद देखेंगे दैट आपके अंदर बहुत चेंजेस आएंगे एंड आपके बच्चे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल सीख जाएंगे बहुत अर्ली एज से कि मम्मा या पापा ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर पेरेंट्स, सो वी शुड आल्सो डू। तो आप उनको भी सिखाइए कि ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। Or if you are suffering from a broken heart or grief due to relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healness and happiness faster than anything else. And the story of my parents is the perfect example of that. तो यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि आप कितने भी पेन में हो, कितना भी प्रॉब्लम हो आपको, ग्रैटिट्यूड में इतनी ताकत है कि वो हर दर्द को हील कर देगा, वो हर दर्द को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर देगा। एंड ये सिर्फ सुनने से नहीं होगा, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस, तब आपको उसमें डिफरेंस दिखेगा। तो जैसे यहाँ पे वो अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने ही पेरेंट्स के बारे में कि उनको, उनके लिए जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया तो उनके लिए क्या मैजिक हुआ। My mother and father fell in love with each other virtually at the first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power. And despite her immense grief and pain, she looked for the things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of the happiness she has received through the decades with my father.
Then she took the next big step, and she looked for the things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do, but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. यस, सो यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं, अपने पेरेंट्स की स्टोरी बता रहे हैं कि उनके पेरेंट्स की उनको पेरेंट्स जब एक दूसरे से मिले थे, उनके मम्मी पापा जब एक दूसरे से मिले थे, तो पहली मुलाकात में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था एंड उन दोनों की शादी हो गई। एंड वो दोनों की जो शादी थी वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो बहुत स्ट्रांग था और दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हर चीज के लिए ग्रेटफुल होते थे। तो ग्रेटिट्यूड तो वो जब उनका रिलेशन अच्छा था तब से ही वो करते थे एक दूसरे के लिए। और फिर क्या हुआ, उनके फादर की डेथ हो गई और उनकी मदर एकदम, जैसे होता है ना कि बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में कोई हो तो वो एकदम टूट सी गई थी, ऐसे लग रहा था उनमें जान नहीं है, एकदम डिमोटिवेटेड, एकदम टूट गई थी। फिर कुछ महीने लगे उनको उस शॉक से बाहर आने में, उस दर्द से बाहर आने में। फिर उन्होंने क्या सोचा कि ऐसे तो जिंदगी नहीं चलेगी, तो उन्होंने क्या सोचा, क्योंकि वो पहले से ही ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती थी, उन्होंने सोचा चलो मैं मेरे जो पिछले जो पास्ट के जो मैंने दिन बिताए हैं अपने हस्बैंड के साथ उनको मैं सोच के ग्रेटफुल होती हूँ। और उन्होंने जो इतने सालों तक अपनी जिंदगी उनके साथ बिताई थी वो हर एक मेमोरीज को वो रिवाइव करने लगी, हर एक मेमोरीज को याद करने लगी एंड उसके लिए वो थैंकफुल और ग्रेटिट्यूड फील करने लगी कि बहुत आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे पास वो मेमोरीज है विच आई रियली एंजॉयड विथ माई पार्टनर। वो था उनका सबसे पहला स्टेप टू कम आउट ऑफ दिस पेन। उनको वो दर्द से बाहर निकलने का सबसे पहला जो स्टेप था, उन्होंने क्या लिया कि पिछला जो भी दर्द, जो भी अच्छे मोमेंट्स थे उसके बारे में सोच के उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना। सेकेंड उन्होंने क्या किया, फ्यूचर में किन किन चीजों से वो ग्रेटफुल हो सकती है उनके बारे में सोचना चालू किया कि फ्यूचर में क्या चीज हो सकती है एंड किस चीज के लिए मुझे थैंक यू बोलना चाहिए अभी से। तो जैसे उन्होंने उस माइंडसेट से सोचना चालू किया, उनको एक एक करके इतनी सारी चीजें आने लगी कि वो खुद शॉक हो गई। एंड उसके साथ साथ उनको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज भी आई जो जो बहुत सारी चीजें वो जब उनके पार्टनर जिंदा थे वो नहीं कर पाई, उन्होंने वो सारी चीजें करने चालू की। एंड मतलब ऐसे होता है ना कि जादू की बारिश होने लगी उनके ऊपर, अपॉर्चुनिटीज की एंड इतने सारे ऑप्शंस की पूरी बारिश होने लगी उनके ऊपर जैसे ही उन्होंने फ्यूचर के बारे में ग्रेटफुल होना स्टार्ट किया। एंड उनका लाइफ कितना सुंदर से लिखा है, एंड हर लाइफ बिकेम रिच विथ हैप्पीनेस। जो वो इतने सैडनेस में चली गई थी, उनका लाइफ अभी अमीर हो गया। किस चीज से अमीर हो गया? खुशियों से। यस बीनल जी। Yes. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter. It doesn't matter whether the person is currently in your life or it's in a past relationship and the person is no longer in your life. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do is to think back to the way things were before the relationship.
deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about the good qualities in the person because they are there. सो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, अब हमें एक्शन लेना है। हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है कि हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। अब हमें एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है, हमें जो हमारे मन में जो वो बैड फीलिंग है या जो वो अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप है या किसी रिलेशनशिप में दरार आ गई है, उस वो जो है वो अभी कोयला बन गया है। उस कोयले को हमको सोने में कन्वर्ट करना है। जब आप कोयला को जलाते हैं तो क्या होता है, येलो कलर हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि अब वो जो रिलेशनशिप कोयला बन चुका है उसको आपको सोने में कन्वर्ट करना है, सोने में तब्दील करना है विथ प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका टफेस्ट रिलेशनशिप है, टफेस्ट मतलब सबसे पहले नंबर में जो आता है, आपको लगता है कि इनके साथ तो मेरा इतना बुरा हो चुका है कि अब कभी इनके साथ रिश्ता अच्छा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी, अगर आपका कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर ऐसा कोई रिश्ता है जिसमें आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी समझा लूं, इनको मेरी बात समझ नहीं आएगी और हमारा रिलेशनशिप अब अच्छा नहीं हो सकता, वो बहुत बुरा हो चुका है, वैसा जो रिलेशनशिप है सबसे पहले उसको पकड़िए। हाँ, जतिन जी का एक क्वेश्चन है, मैं बस ये एक्सप्लेन कर दूं फिर आई टेक योर क्वेश्चन। उस चीज को, उस रिलेशनशिप को पहले पकड़िए, उस रिश्ते को पकड़िए जो सबसे मुश्किल लग रहा है आपको कि वो ठीक नहीं होगा। उसके बाद उस बंदे के बारे में या उस बंदी के बारे में, बंदा बंदी जब मैं बोल रही हूँ तो उसमें कोई भी आ सकता है, मैन वुमेन, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, एनीबडी, बॉस, नेबर्स, कोई भी, जिसके लिए भी आपका वो रिलेशनशिप बहुत ही मुश्किल वाला है, उनके बारे में सोचिए। उनके बारे में 10 ऐसी चीजें लिखिए जो आपको लगता है कि यू विल बी ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, मतलब आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए उन 10 चीजों के लिए। 10 क्वालिटीज उनमें ये चीज है और आई वॉन्ट टू शेयर थैंक यू। आप बोलोगे अभी, लेट से आपकी वो रिश्ता, आपका वो रिश्ता एकदम खराब हो चुका है, तो आप अगर सोचने बैठोगे तो आपके मन में आएगा कि नहीं यार, उसके अंदर ऐसी कुछ चीजें है ही नहीं, क्योंकि अगर होती तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होता। तो आप क्या करिए, जो स्टार्टिंग में आपका रिश्ता बहुत अच्छा था उसके बारे में सोचिए, तब आपको जरूर उनमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें नजर आई होगी, तभी आपका रिश्ता अच्छा चल रहा था। तो वो पॉइंट्स लिखिए, 10 पॉइंट्स। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है कि नहीं ऐसे कोई पॉइंट्स है ही नहीं, तो आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी और बहुत ज्यादा देर तक बहुत डीप जाना होगा। क्योंकि इस यूनिवर्स में अगर कोई आया है, अगर वो भगवान का क्रिएशन है, ह्यूमंस आर गॉड्स क्रिएशन, तो भगवान कोई भी चीज वेस्ट नहीं बनाते। गॉड विल नेवर मेक एनीथिंग विच इज अ वेस्ट, करेक्ट। तो भगवान की अगर क्रिएशन है तो उनमें अच्छी चीजें जरूर होगी जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आपको ढूंढ के उसमें से निकालना है, क्योंकि अगर नहीं होता तो आप भी उनके साथ एक दिन के लिए भी नहीं रहते, करेक्ट। तो वो 10 पॉइंट्स, 10 क्वालिटीज उनके लिए लिखिए जिनके जिसके लिए आप सोचेंगे कि यू विल बी ग्रेटफुल फॉर देम। यस बीनल जी। Yes, ma'am. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship, or you don't need the other person in order to heal it. There is a gold in every relationship, even the difficult ones, and to bring riches to all your relationships and your life, you need to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by the name, and express your sentence in gratitude. Example: dash, I am grateful for what? Name, I am grateful for what? Example, first, Paul. Paul, I am grateful for. एक सेकेंड मैम, आप कुछ एक्सप्लेन कर रही है कि आई शुड कंटिन्यू? नो नो, यू कंटिन्यू, दो दो पॉइंट करके आई विल एक्सप्लेन। ओके ओके ओके।
Paul, I am grateful for our time together. While while our marriage did end, I learned a lot. I am so much more wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Second, Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें। बहुत बार हमें लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं है। हर रिश्ते में सोना होता है, हर रिश्ता अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग होता है। आपको बस उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हर रिश्तों को जब आप बारीकी से सोचे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेगी। यहाँ पे जस्ट जैसे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक हस्बैंड वाइफ है, वो अलग हो चुके हैं। तो अब जो है वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाह रही है। तो उन्होंने वो क्या करती है, 10 पॉइंट उनको लिखना था। तो पहला पॉइंट वो क्या लिखती है कि भले ही हमारी शादी ज्यादा दिन नहीं चली, ठीक है, लेकिन मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, मैंने आपसे वाइज होना सीखा, और उसकी वजह से आज मेरे जो भी रिश्ते हैं मैं उस पर वो नॉलेज यूज कर पा रही हूँ। पहला चीज। सेकंड वो क्या बोलती है कि ठीक है हमारी शादी नहीं चली, बट मैं ये बिलीव करती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि आपने 10 साल उस शादी को अच्छा रखने में ट्राई किया। मतलब आपने एक्चुअली काफी ट्राई किया, बट उसके बाद भी वो नहीं चला, इट इज ओके। बट आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग आवर मैरिज द ट्राई फॉर द 10 years. Third, Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family. While I was at home taking care of our children, it was a big responsibility to have all of us dependent on you. So, thank you. तो यहाँ पे वो क्या बोल रही है अपने हस्बैंड को, पॉल, मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतने ब्यूटीफुल बच्चे मुझे दिए, जिनको मैं रोज देखती हूँ और मैं रोज बहुत खुश होती हूँ उनको देख के। सबसे पहले वो बच्चे आपने मुझे दिए। सेकंड वो ये बोल रही है फोर्थ पॉइंट में कि पॉल, थैंक यू सो मच कि आपने ऑफिस में इतनी मेहनत की, लेट ऑफिस में ज्यादा काम किया, लेट तक काम किया, और हम सब का ख्याल रखा, और मैंने एंड आपने इतना ज्यादा मेहनत करके मुझे सपोर्ट किया, पूरी फैमिली को सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। Fifth, Paul, I am grateful to you for the precious moment I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time. I know you didn't had that opportunity. Sixth, Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. पॉल, मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वो मौका दिया जो मौका आपको भी नहीं मिला। कौन सा मौका? आपने मुझे ये मौका दिया कि मैंने अपने बच्चों को पहली बार बात करते हुए देखा, पहली बार चलते देखा। ये जो सारे मोमेंट्स होते हैं ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, और हर पेरेंट चाहते हैं कि वो भी देखें। लेकिन क्योंकि पॉल को ऑफिस जाना था, वो काम करते थे, तो वो बाहर रहते थे, और उन्होंने अपनी वाइफ को वो अपॉर्चुनिटी दिया कि उन्होंने अपने बच्चे को बड़े होते हुए देखा। सिक्स्थ में वो ये बोल रही है कि मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आपके लिए कि जब भी मैं दुखी होती थी या मैं कोई भी डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ से गुजर रही होती थी, आपने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत समझाया। Seventh, Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Eighth, Paul, I am grateful for the great times we had, and we did have many. सेवेंथ में ये बोल रही हैं कि जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी,
मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा और उस टाइम पे आपने बच्चों का भी ख्याल रखा। थैंक यू सो मच। 8वें पॉइंट में ये बोल रही है कि हमने बहुत सारी प्यारी प्यारी मोमेंट्स हमने साथ में बिताई हैं, तो आपने मुझे वो मेमोरीज दिया है। आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। Eighth, Paul, I am grateful for the great times we had, and we did have many. Ninth, Paul, I am grateful that you want to continue to be a father of our children. 10th, Paul, I am grateful for the support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. यहाँ पे 9th पॉइंट में वो ये बोल रही हैं कि एग्जाम्पल दे रही हैं कि पॉल, आपने आपने ये एक्सेप्ट किया कि आप अभी भी अपने बच्चों के फादर बन के रहेंगे जबकि हम अलग हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच टू यू। एंड अभी भी आप अपने बच्चों की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं। जैसे मैं लेती हूँ वैसे आप भी लेने के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आप जो हमारे बच्चे हैं वो आपके लिए भी उतने ही मायने रखते हैं जितने मेरे लिए। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards a person anymore because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the another person anymore. तो वो क्या बोल रहे हैं कि अभी अगर आपने ये तो एग्जाम्पल पढ़ा हमने 10 पॉइंट, आई एम श्योर हम में से जितने भी लोग को ये प्रॉब्लम होगी या कोई ऐसा रिलेशनशिप होगा, आपको 10 में से 5 पॉइंट तो अभी ऑलरेडी याद आ गए, मतलब ऑलरेडी दिमाग में आ गया होगा। और बाकी 5 आप लिख लीजिए। 10 पॉइंट आप लिखिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा उस पर्सन के लिए जिसके लिए आपको वो रिलेशनशिप ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। और वो करने के बाद में आप इस प्रैक्टिस को तब तक करिए जब तक आप 10 पॉइंट फॉर बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन, आप तब तक करिए जब तक आपके मन में उस बंदे या बंदी के लिए हर बुरी फीलिंग्स खत्म ना हो जाए। जब तक वो फीलिंग्स पूरी खत्म ना हो जाए और आप उनके लिए ग्रेटफुल पूरे के पूरे ना हो जाए, तब तक आप उसको करते रहिए। क्योंकि अगर कोई भी गुस्सा या बैड फीलिंग आप अपने अंदर रखते हैं किसी के लिए भी, तो सबसे पहले कोयला का एग्जांपल याद रखिए। सबसे पहले किस पे इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहले हम हमारा हाथ जला रहे हैं, सबसे पहले हम हमको हार्म कर रहे हैं, हम अपने अपने लाइफ को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं वो बैड फीलिंग्स रख के। तो ये हमारी लाइफ है, डिसीजन हमारा है कि हमको अच्छा रखना है या किसी और के बारे में गलत सोच के हमको अपनी लाइफ खराब करनी है। If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefit in their whole life. If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fills you. And at the same time, you will see the other current relationship in your life magically improve. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस चालू करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आप वो रिलेशनशिप अपने आप जादुई तरीके से अच्छा होने लग गया है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो रिलेशनशिप था वो आपका पास्ट में था, आपका करंट में है, या कोई पास्ट में था और वो इंसान अभी है ही नहीं दुनिया में। स्टिल अगर वो फीलिंग है और वो रिश्ता अच्छा नहीं था, आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वो एंगर, वो बैड फीलिंग अभी भी आपके मन में है।
जब तक वो मन से नहीं निकलेगा आप अपने लाइफ में मैजिक नहीं अट्रैक्ट कर सकते. सो इट इज फॉर योर लाइफ to bring your life to better, to make it better and magically better. Before doing that, you need to heal your relationship magically. And आप खुद देखिएगा कि आप एक ही सी कोई भी रिश्ता को जोड़ने के लिए भी एक ही बंदा चाहिए, कोई भी रिश्ते को ठीक करने के लिए भी एक ही बंदा चाहिए. किसी और बंदे की जरूरत नहीं है. आप खुद ब खुद अपने आप भी हर रिश्ते को ठीक कर सकते हैं just by practicing gratitude. Yeah, In the last one. Yes, in the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. मतलब अगर कभी भी फ्यूचर में आपके अंदर ये थॉट भी आया या आपको लगा कि अभी सिचुएशन खराब होने वाला है, इमीडिएटली आप ये प्रैक्टिस चालू कर दीजिए. जैसे ही आप ये प्रैक्टिस चालू करेंगे तो आप खुद देखिएगा कि वो रिश्ता अच्छा हो जाएगा. क्या होता है जनरली, अगर हम किसी के बारे में नेगेटिव बात करना शुरू करते हैं, अगर एक गलती उस बंदे ने की होगी तो हमें 10-15 और चीजें नजर आ जाएंगी, पहली, पिछली, आगे होने वाली, अभी हो रही है. तो जैसे नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, ऐसे ही पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव. तो नेगेटिव बात करने से या नेगेटिव सोचने से किसी का कुछ नहीं होता, उल्टा हमारी लाइफ हार्म होती है. इसलिए इंस्टेड अगर ऐसा कोई थॉट आपके दिमाग में आए तो सबसे पहले यहाँ घंटी बज जानी चाहिए, अरे ये गलत हो रहा है. तुरंत आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मोड में चले जाइए. तुरंत आप उस बंदे के बारे में 10 पॉइंट पेपर पे लिख दीजिए जो आपको लगता है कि उस बंदे में सबसे अच्छी है, एंड आप उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे. आपको फिजिकली जाके थैंक यू नहीं बोलना है अगर आप कंफर्टेबल नहीं है. आप बस पेपर पे लिखिए एंड यू विल सी दैट आपका दिमाग इतना हल्का हो जाएगा एंड आपके मन में बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आना चालू हो जाएगी. Magic practice number 15. Magically heal your relationships. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessings, say thank you, thank you, thank you. And you feel as grateful as for the blessings as you can. तो सबसे पहले आप जो है एक्शन पॉइंट में आप लोग लिख भी सकते हैं. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एवरीवन जब आप इस सेशन में आए तो एक नोटबुक और पेन जरूर लेके आए. एंड या तो आप अगर लैपटॉप पे लिखते हैं, डिजिटली लिखते हैं, इट्स ओके, बट आप जरूर लिखिए. लिखने से क्या होता है, वो हमारे दिमाग में रजिस्टर भी होता है और हमको फोर्स करता है वो प्रैक्टिस करने के लिए. अदरवाइज सिर्फ लिसनिंग विल नॉट हेल्प. खाली सुनने से फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंट योर ब्लेसिंग्स. थैंक यू बीनल जी, आप जो हाईलाइट कर रहे हैं, इट्स रियली हेल्पफुल. सो बीनल जी ने कितने सुंदर से हाईलाइट किया. देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंट योर ब्लेसिंग करना है. 10 चीज आपको ऐसी लिखनी है जिसके लिए आपको ऐसा लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ. कुछ भी हो सकता है, मेरे पास अच्छे, आई हैव अ गुड फैमिली, आई हैव गुड हाउस, आई हैव गुड रिलेशनशिप विथ माय ऑफिस बॉस, या कोई भी, जो भी 10 चीजें आपको लिखनी हो वो 10 चीजें लिखिए. उसके लिखने के बाद आप हर ब्लेसिंग्स के बाद 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखिए. एंड वो कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट में जाएंगे. Yes. Second, choose one difficult or problematic or broken relationship that you want to improve. जो आपका सबसे टफेस्ट रिलेशनशिप है, या तो वो टूट गया है, या तो वो प्रॉब्लमेटिक है, या बहुत ही दिक्कत वाला है और आपको उसको ठीक करने का मन है, तो आप उसको उठाइए. Third, sit down and make a written list of 10 things you are grateful about that person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for dash. That is what. थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किस रिश्ते के बारे में आपको वो करना है, उसके बाद उस बंदे के बारे में या उस बंदी के बारे में 10 चीजें लिखिए जिसके लिए आपको उनको थैंक यू बोलने का मन करे. और कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है. उनका नाम सबसे पहले, जैसे यहाँ पे पॉल था,
पॉल आई एम ग्रेटफुल फॉर, किस चीज के लिए आप उनसे ग्रेटफुल हैं, वो ऐसे करके 10 सेंटेंस बनाइए। Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. और फोर्थ में क्या करना है, मैजिक रॉक जो हमारा है, जो हमने पहले सीखा, मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है और उसको थैंक यू बोलना है। पूरे दिन में जो भी आपके सबसे बेस्ट चीज हुई है उसके लिए थैंक यू बोलना है, और उसके बाद ना किसी से बात करना है, ना मोबाइल देखना है, ना कुछ करना है, चुपचाप आंख बंद करके सो जाना है बस। तो ये 3 चीजें हैं, उसको आपको प्रैक्टिस करना है एंड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, डेली करना है। I think that is the end, right? हाँ. Thank you so much, Vinal ji, for reading it so beautifully and sharing it so beautifully and highlighting the important text also. Thank you so much. So let's start, take some questions. I think Jatin ji ने hand raise किया कृष्ण था। जी, हाँ जी, मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ कृष्ण हाँ जी, जरूर सर, जरूर सर। आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी, एक कोयला हाथ में लेना और डालना, व्हाट डज दिस गिव देम? इसका मतलब क्या है उनके लिए? इफ एवरीबॉडी शेयर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बर्न हाँ जी, मीन्स खुद को जलाना, राइट। और अपने दूसरा कोई जो उन्होंने लिखा है, यस यू आर राइट मैम, बट बाद में जो उन्होंने बोला है 10 ग्रेटिट्यूड को, जिसके लिए, जिसने आपको कुछ तकलीफ दी है, जिससे आपको मतलब परेशानी है, या जिससे आपकी दुश्मनी हो, जो भी हो, नाउ व्हाट डज दैट मीन? व्हाई टू डू दैट? यहाँ तो कोयला नहीं हाथ में, नहीं आपके, व्हाई टू डू दैट? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, क्या कह रहे हो? आप, इन्होंने बोला कि यू टू डू 10 ग्रेटिट्यूड फॉर द पर्सन जी जिससे भी आपका रिलेशन खराब हुआ है। जी यहाँ तो आपके हाथ में कोयला नहीं है, तो व्हाई टू मेक 10 ग्रेटिट्यूड? व्हाट इज द रीजन? because of angriness or what the other person does which we don't like, that is the reason. सी सहिता, व्हाट हैपेंस, यू नो, इन आवर लाइफ वी मीट पीपल whom we don't like, जिससे हमारा नहीं बनती है, जिससे हमको तकलीफ है, बराबर। तो हम क्या करते हैं, उससे घृणा करते हैं। जब हम घृणा करते हैं या जब हम उनसे नफरत करते हैं, व्हाट डू वी डू? वी पनिश आवरसेल्फ। उस बंदे को तो मालूम ही नहीं है कि यू आर annoyed with him or you are really mad at him, you are giving him all the bad words, whatever you want to give, you know, but ultimately you are suffering from inside. True. So when you do 10 gratitude for that person, and if you cannot find gratitude for another person, that means there is something within you, some problem with you, but there is no person for whom you cannot do some gratitude. 10 gratitude कोई बड़ी बात नहीं, anybody, for anybody you can do it. When you do that 10 gratitude, you are freeing yourself. आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हो, आप अपने आप को फ्रीडम दे रहे हो, नॉट एनीबडी एल्स। ये मैडम बोलती है कि उनका जो एक्स पति था, जो भी था, उसके लिए उसने ग्रेटिट्यूड किया, एंड देन शी गॉट दैट रियल फ्रीडम आउट ऑफ दैट। हम लोग अपने फ्रेंड होते हैं, कोई दोस्ती से कुछ हो गया, उसने कुछ गलत काम किया, ये किया, पर जब उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड क्या होता है कि व्हेन वी वर टुगेदर, व्हेन वी वर फ्रेंड, वी हैड गुड टाइम विद ईच अदर, हमने कुछ बहुत अच्छा एक दूसरे के लिए किया, हमने किसी को हेल्प किया एक दूसरे को, जब आप करते हो तो आज की नफरत है वो एकदम कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं, जीरो हो जाती है। सो नाउ एटलीस्ट यू कैन बी विथ हिम। आई एम नॉट सेइंग यू टू बी फ्रेंड विथ हिम अगेन, बहुत बड़ा प्लान बनाना है, पर एटलीस्ट यू आर काम एंड कूल। आप अपने लिए कर रहे हो, ये जो भी कर रहे हो ये आप अपने लिए। और एक कोयले का मतलब, जलता हुआ कोयले का मतलब है आपकी नफरत, आपकी एंगर, आपकी जलन। दिट इज रियल कोयला इन योर लाइफ। तो इससे हमको बचना है। वी हैव टू थ्रो दैट अवे। व्हेन वी से फॉरगिव समबडी, मतलब क्या है ना, मैं उनको, उनकी गलतियों को माफ नहीं करना है,
उन्होंने जो भी गलती की है उसके ऊपर हमको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, एंड देन थ्रो हिम आउट ऑफ योर माइंड। किसी ने चोरी की तो उसको कोर्ट जाके पुलिस थाने में आप लिखा दो उसकी रिपोर्ट, या किसी ने आपसे कोई बदमाशी की है, कोई चीटिंग की तो उसको केस कर दो, but then don't remember him every day and give him all the bad words or whatever you might be doing. You don't have to remember him again. Just throw him out of your mind. Let your mind be calm. आपके पूरे शरीर में सबसे छोटी आइटम है तो आपका ब्रेन है, और सबसे मैक्सिमम एनर्जी वापरता आपका ब्रेन वापरता है। इट इज 40% ऑफ एनर्जी, बिकॉज यू थिंक एंड थिंक अगेन। और थिंकिंग को दूर करना है, ये एक्चुअल मीनिंग है वो कोयले का। ये आपका ब्रेन जो आपको हैरान करता है, एंड वॉट एवर यू डूइंग विथ योर सेल्फ, व्हेन यू रीप्रोसेस अगेन एंड अगेन द सेम थिंग विच इज ट्रबलिंग यू, what are you doing? You are hurting yourself. I hope I'm making the point clear. I hope there is a clarity in my whatever I said. Yes, sir. Yes, sir. Absolutely, sir. Yes. हाँ, तो Yes, इसके sir. लिए हमको ये रिलेशनशिप इज, आप एक बात बताता हूँ, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी ना तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हेल्थ इज वेल्थ, बट इफ द रिलेशनशिप इज गुड, your health will improve automatically. And if your relationships are not good, your health will go down. You will become unhealthy automatically. You will have all the problems. You don't have to do anything. So सबसे important है relationship, उसके बाद health, and then come the money. वो अलग बात है कि रोजमर्रा के जीवन के लिए पैसे चाहिए आपको. So limited money is always required. But relationship is very important. Because if there are relationships are good, you are enjoying your life. आपके पास बहुत सारा पैसा है मगर रिलेशनशिप नहीं है तो आप कहाँ खर्चोगे, खुद पे कितना उड़ाओगे, उसमें मजा क्या है? बट इफ यू हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप, योर मनी इज वर्थ हैविंग, एंड व्हेन यू हैव मनी एंड यू हैव ग्रेट रिलेशनशिप, योर हेल्थ इज ऑटोमेटिकली वेरी गुड। पैसा कम होगा तो भी चलेगा, रिलेशनशिप अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, तो पूरी दुनिया अच्छी है आपके लिए। सो मनी शुड कम आफ्टर दिस टू थिंग। मनी सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, ये सब बात बराबर है, बस सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप, देन हेल्थ एंड देन मनी। ये आप बराबर सोचना आगे जाके। हम लोग क्या पैसे के पीछे इतने पड़ गए हैं, वी हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग इन लाइफ। हम सब कुछ भूल गए। हम अपने आप को इतना पनिश करते, रात दिन काम करते, खाना टाइम पर नहीं खाते। व्हाट आर वी डूइंग? आप काम करते करते बराबर टाइम पे खाना खा लोगे तो काम खराब नहीं हो जाएगा? आई थिंक यू विल डू मच बेटर। आप रात को काम एक समय पे खत्म करके बंद कर नेक्स्ट डे चालू करोगे, आई थिंक यू विल डू मच बेटर। हम इतना क्लटर करते लाइफ में, इतना क्लटरिंग कर देते कि वी आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपर्ली। आवर माइंड हैज बिकम क्लटर्ड, आवर टेबल इज क्लटर्ड, आवर लाइफ इज क्लटर्ड। लाइफ वाज सपोज्ड टू बी वेरी सिंपल, जस्ट वॉक प्रॉपर्ली एंड इन अ डिसिप्लिन वे, दैट्स ऑल वी रिक्वायर। सो स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल। जो हो गया सो हो गया। उन्होंने समझो बिंदल जी, इफ आई सेड समथिंग बैड टू यू, मैं तो एक बार बोलूंगा, मगर आप उसको याद कर करके आप बार बार बोल रहे हो। किसी ने मुझे एक लाफा मार दिया, उसने तो एक बार मारा, मगर उसको याद कर करके मैं बार बार लाफा खा रहा हूं। इट इज सो बैड। सो बेटर टेक द एक्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन, एंड फॉरगेट दैट। सो उसको हम बोलते हैं फॉरगिवनेस। वी आर फॉरगिविंग आवरसेल्फ, नॉट एनीबॉडी एल्स। उसने कर लिया भाई, गया है, चलो छोड़ो। नो गिल्ट फीलिंग। That's all I wanted to say. Thank you ma'am, thank you very much. थैंक यू हरीश सर, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया। एंड आई थिंक आई बैक दिस पॉइंट कि बहुत लोगों के पास हम जानते हैं कि वो बहुत अमीर हैं, बट उनके पास एक फैमिली तक नहीं है उस पैसे को एंजॉय करने के लिए। जैसे हरीश सर ने बोला कि पैसा आप एंजॉय किसके साथ करोगे? यू नीड फैमिली, यू नीड फ्रेंड्स, बट वो अकेले ही हैं क्योंकि उनकी हर रिलेशनशिप बुरी चल रही है या बुरी हो गई है, एंड उसका इफेक्ट हेल्थ पे भी पड़ता है। वेरी ट्रू। तो जैसे वो बोल रहे कि कोयला अपने आप को जलाता है एंड फिर आगे भी दूसरों को भी आग देता है, उसी तरह से अगर हम कोई भी बैड फीलिंग या कुछ रखेंगे हमारे मन में, तो वो हमारे ऊपर ही खराबी कर रही है। तो हमें अपने बारे में सोचना है, और अगर हमें अच्छा हेल्थ,
पीसफुल लाइफ एंड हैप्पीनेस चाहिए, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। एंड उसका सोल्यूशन क्या है? हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप जाके उनसे बात करिए, उनको जाके थैंक यू बोलिए, आप सिर्फ पेपर पे लिखिए, आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप में प्रैक्टिस करना है, एंड यू विल सी द मैजिक हैपनिंग। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, बहुत ब्यूटीफुली आपने एक एक चीजों को डिकोड किया है, एक्सप्लेन किया है, बहुत ब्यूटीफुली किया है। थैंक यू सो मच। बिंदल जी सब कुछ किया, मगर आपको ये लाइफ जीनी है। कृष्णा विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू डू द असाइनमेंट, यू हैव टू फॉलो इट, और बिना सोचे पूरा विश्वास रखे, पूरा सबमिशन के साथ ही करना है, उस दिन देन ओनली गेट समथिंग। shall I add here एक और पॉइंट था। कल तो ये मैंने जतिन जी आपको प्लीज कल तो मैंने ग्रेटिट्यूड वाली बात बताई थी ना। एक और चीज आप लोगों से शेयर करता हूँ। एक बार वापस बता देना जतिन जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो सचिन जी कल का। की बात। अच्छा हाँ, कल वो एक्चुअली सचिन जी वाली। अच्छा कल क्या हुआ था, तो आई जस्ट स्टार्टेड ड्राइविंग फ्रॉम माई होम, तो मैं जा रहा था, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था गुरु पूर्णिमा का भी दिन है और कुछ अच्छी फीलिंग्स को जनरेट कैसे किया जाए। तो जिन लोगों के साथ थोड़ा मेरा रिसेंटली रिलेशनशिप ब्रेक भी हुआ था, तो मैं थोड़ा परेशान तो रह रहा था, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ मेरे लिए अच्छा करा ही था, बट स्टिल अब जो हो गया तो सिचुएशन थोड़ी ऐसी थी। तो आई जस्ट थॉट मेनी गुड थिंग्स अबाउट देम, 4 to 5 गुड थिंग्स अबाउट बोथ ऑफ देम। तो वो मैंने लाउडली रिपीट के, आई वॉज अलोन इन माई कार, तो मैंने उसको लाउडली रिपीट किया, और मेरे को काफी अच्छा लगा। उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, ये 5 चीजें याद कर लेता हूँ, गलत तो सिचुएशन होती है, इंसान नहीं गलत होता। तो उस तरह से मैंने अपने मन को समझाया, और आई जस्ट मेड श्योर कि मैं उनके बारे में अच्छा ही सोचूं। वाई मैं अपने दिमाग में उनको जगह भी दूं इस बात के लिए, गलत सोच सोच के। तो मैंने कहा यार अच्छा सोचो और अच्छी फीलिंग जनरेट होंगी, बुरा सोचूंगा तो और बुरी फीलिंग जनरेट करूंगा। तो आई जस्ट थॉट 5 गुड थिंग्स अबाउट देम, मेरे को तो ज्यादा दिख रही थी, और बट 5 मैंने बोली लाउडली, एंड आई फील रियली गुड अबाउट बोथ ऑफ देम एक्चुअली। तो मेरे को काफी हेल्प मिला उससे। रादर मैंने एक और प्रैक्टिस की थी फ्यू डेज बैक, मैंने शायद पिछले किसी और सेशन में शेयर किया था। मैं एक बंदे से परेशान हो गया, तो मेरे को लगा उसने वाकई गलत करा है। मैंने कहा अब ये उसको जाके बोलूंगा तो लड़ाई बढ़ जाएगी, अब कैसे निकालूं ये, किसी और को बोलूंगा वो भी नहीं समझ पाएगा, उसका भी टाइम वेस्ट करूंगा। तो मैंने उसके नाम से अपने लिए अपॉलजी लेटर लिख दी। वाओ। तो ब्यूटीफुल। मैंने मैंने क्या 5-7 लाइनें लिखी जो उसने गलत करी थी। वो जो जो उसने गलत करा था, तो उसके आगे मैंने लिख दिया कि आई एम सॉरी कि मैंने ये गलत काम किया, आई एम सॉरी कि वो बंदा मुझे एबीसी बंदा मुझे लिख रहा है जतिन ग्रोवर को। तो मैंने वो हाँ, लेटर लिखी, 1 पेज की पूरी भर दी मैंने, जो जो उसने गलत किया था मैंने सारा लिख दिया। फिर मैंने बाहर जाके जला दी उसे, मैंने कहा यार तेरे को मैंने माफ किया, जा एंजॉय कर अपनी जिंदगी। तो वाओ। मेरी वाकई फीलिंग चेंज होगी उसके बाद। मैंने कहा यार उसने मेरे से इतनी माफिया मांग ली, अब माफ करने वाला बड़ा इंसान होता है, तो मैं बड़ा बनता हूँ अब। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी गुड रादर वेरी गुड, ये थैंक यू। प्रैक्टिस मेरे को बहुत हेल्प करी एक्चुअली। थैंक यू सो मच जतिन जी फॉर शेयरिंग, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। ग्रैटिट्यूड भी, एंड राइटिंग इट डाउन एंड बर्निंग इट आउट, टेकिंग आउट इट। सो हम ये जो कर रहे हैं, जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आज का जो चैप्टर है मैजिकली हीलिंग योर रिलेशनशिप, इट इज अबाउट आवर ओन पीस ऑफ माइंड। हम ये अपने लिए कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिमाग में यही करना है, आपको ये सोच के नहीं करना है कि उस बंदे का कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे तो आप वो कभी नहीं करेंगे। आपको यही सोचना है कि आप अपने लिए कर रहे हैं। तो जैसे जतिन जी ने बोला कि मैं उनसे जाके बात नहीं कर सकता था, और उसके बारे में किसी और से बात करूं तो वो समझेगा नहीं। तो तीसरा क्या था, अपॉलॉजी लेटर लिख लिया उसी के बिहाफ में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 पॉइंट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दैट person, just write it down. Thank you so much. इसमें क्या है कि मैं यही चीज बोलूंगा कि आप इसे ना करो, ये मत सोचो इसका रिजल्ट क्या होगा। मैं आपको बता सकता हूँ इसका रिजल्ट ऑसम है। जब ये करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा, यू विल फील लाइटर। Yes. आई And हैव ये एक्चुअली, करने से ही होगा, ये ये करने से करने ही से होगा, ही ये होगा, सुनने करने से से ही नहीं होगा होगा। ये चीज। जब भी मेट की याद दिला दी, करीना कपूर जैसे। ट्रू ट्रू। लाइव सी वो किसी ने भी, की है। हाँ, वहां पे भी उन्होंने ये स्ट्रेटेजी यूज किया, क्योंकि दैट इज अ रियलिटी, दैट इज अ लॉ विच इज वर्किंग, एंड वो प्रूवन है। वो ऐसे ही नहीं था, दैट वाज प्रूवन। अगर हम उस गहराई पे जाएं
तो वो बंदी वो बाहर नहीं आ पा रही थी अपने वो बॉयफ्रेंड के थॉट से या जो भी है। बट उसने जब करीना कपूर ने जब वो किया उसके बाद उसका आप दिमाग सोच रहे हैं, इफ यू रिमेम्बर दैट मूवी, उसके बाद शी वाज सो मच फ्री, शी वाज सो लाइट, शी वाज लिविंग हर लाइफ सो नाइसली, शी वाज एंजॉयिंग हर लाइफ। बट उसके पहले क्या हो रहा था, उसका पूरा माइंड में बस वो उसके बॉयफ्रेंड का या उसके मैं फियांसे उसने का ही कहा थॉट जब भी चल रहा था। आपको किसी और के प्रति बैड फीलिंग आए तो आप इमीडिएटली उस बैड। हाँ जी, मतलब यहाँ पे घंटी बज जानी चाहिए, ये हमारा दिमाग है और हमें दिमाग के दरवाजे पे खड़ा रहना है और हमें डिसाइड करना है कि हमें हमारे दिमाग के अंदर क्या डालना है और क्या नहीं। इमीडिएटली घंटी यहाँ बजनी चाहिए कि स्टॉप, मैं इस थॉट को अंदर नहीं जाने देना चाहती। और नहीं देने जाने के लिए और स्ट्रांग अगर मुझे बनना है तो क्या करना है, ग्रैटिट्यूड लिखना है। 10 पॉइंट उस बंदे के बारे में लिखिए, आप अपने आप देखेंगे वो थॉट्स चले जाएंगे। एक और एक एग्जाम्पल था दिया मिर्जा का। हाँ जी। अभी मतलब उसकी लाइफ में भी काफी सारे चैलेंजेस थे एंड उसका मतलब अभी वो अपने बच्चे को ग्रैटिट्यूड सिखाने के लिए एवरी डे का उसने आदत डाल दिया है कि सोते समय कुछ भी हो आपको थैंक यू करके सोना है। आप नहाने जा रहे हो तो उसके लिए भी थैंक यू, आप पानी पी रहे हो उसके लिए भी थैंक यू। तो इतने छोटे बच्चे से मतलब एक 6 मंथ्स का बच्चे से उसने वो शुरू कर दिया है एंड फार्मर के लिए थैंक यू। डूइंग इट। यस, हर चीज के लिए थैंक यू। मतलब इतने छोटे बच्चे को उसने इनकलकेट कर Binal, दिया है। you know why gratitude, Binal? When Uh, you are in gratitude ना, आप सबको आराम से माफ कर सकते हो एंड यू आर वेरी हैप्पी। यस। एंड वेर यू हैप्पी और मोस्ट पावरफुल पर्सन। आपका दिमाग तेज होता है, बहुत बड़ी ताकत है इसमें। फ्री होता है सर, दिमाग तो खाली हो जाएगा सबसे पहले। वो जो हम हाँ। थॉट्स ला रहे हैं वो इतना हैवी हो जाता है हमारा थॉट माइंड भी, जब कुछ नहीं है सोचने के लिए तो आप खुद देखेंगे कि योर माइंड इज सो फ्री। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, आई एम टेलिंग यू। yes, sir. यस, एनीबॉडी वांट टू शेयर एनीथिंग एल्स? जतिन जी ने हैंड रेज किया, जतिन जी तो आपको कुछ शेयर एक्चुअली करना है? मैंने चैट में देखा कि बिमल जी ने बोला है कि सचिन वाला एग्जांपल दोबारा से शेयर करना है। अच्छा अच्छा, हाँ। मैं उसका ना इंटरव्यू भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, 17 मिनट्स का है एक्चुअली। मतलब मैंने ये एग्जांपल क्यों शेयर किया, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्समैन का करियर देखेंगे ना, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, या कोई भी हो ना, या बॉलीवुड स्टार्स भी ले लो, अगर किसी को सबसे ज्यादा याद किया जाता है ना तो वो सचिन तेंदुलकर है। जस्ट बिकॉज True. कि वो इतना हम्बल रहा अपनी लाइफ में, इन स्पाइट ऑफ वो 16 साल का बच्चा था जब उसने 1989 में उसने डेब्यू किया था। तो वो 16 साल का बच्चा था और 24 साल वो खेला और उसके नाम पे सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, बैटिंग के, मैचेस के, सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके पास है। बट आप उसके कोई भी इंटरव्यू देखोगे ना, ही इज ग्राउंडेड, ही इज हम्बल, ही इज इन ग्रेटिट्यूड, ही इज ऑलवेज कि उसने कभी अपने क्रिटिक्स को भी मुंह से जवाब नहीं दिया, बस बल्ले से जवाब दिया। तो जब वो रिटायर भी हुआ तो आई विल शेयर अ फोटोग्राफ, उसने जाके पिच को भी छुआ, उसको अपने लास्ट ग्रीटिंग्स दिए थे। सो सच अ हम्बल एंड अ ग्रेटिट्यूड गाय सचिन वाज। उसने अपनी 17 मिनट की स्पीच में भी सबसे पहले स्टार्ट किया अपनी माँ के साथ कि रेजिंग अ चाइल्ड लाइक मी वाज वेरी डिफिकल्ट एंड थैंक यू माँ फॉर रेजिंग मी लाइक दिस। फिर उसने अपने फादर को याद किया जो उसके साथ थे नहीं अभी। तो उन्होंने फिर करते 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 अपनी वाइफ को फिर बोला कि उसको मैं सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड उन्होंने अपनी वाइफ को दिया कि उन्होंने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी संभाली, बच्चों को पूरा संभाला और अपने करियर को सेकंड कर दिया, जस्ट बिकॉज मैं बाहर जाके क्रिकेट को अपनी ड्रीम को फुलफिल कर सकूं। सो ये जैसे ये चैप्टर में ना ये ब्रोकन रिलेशनशिप के ऊपर कह रहे हैं, ही इज अ लिविंग एग्जाम्पल जहाँ पे वो अपनी रिलेशनशिप को कितनी वैल्यू कर रहा है, अपनी फैमिली को कितनी वैल्यू कर रहा है, अपने बच्चों को कितनी वैल्यू कर रहा है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई रिलेशनशिप 10 साल या 20 साल पुराना हो जाए तो वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट वी शुड नेवर टेक एनी रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट रिलेशनशिप। ये मैं उस चीज के लिए कहना चाह रहा था सचिन के लिए कि वो इस तरह से अपनी लाइफ जीता। मैं तो आज भी उसे फॉलो करता हूँ, तो ही इज माई आइडल फ्रॉम चाइल्डहुड एक्चुअली।
थैंक यू जतिन जी। आई थिंक एक और पॉइंट जो आपने बोला था कि वो अपने बच्चों को भी थैंक यू बोल रहे थे, that I missed your annual days, I missed all your functions to attend Right. your school functions and all. But from today, for the next 10 years or 20 years, my life is with you. I will be with you, and I'm really grateful for you that you gave me the opportunity that मैंने वो सब miss किया, लेकिन you were always there for me. Right. So, right, very beautiful example. Thank you so much, Jatin ji, for sharing. अच्छा, मैं जब मैम आपसे जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था ना, मैं एक्चुअली इसी से रिलेटेड पूछना चाह रहा था पहले, कि हाँ मैं ना पेरेंट्स के हिसाब से पूछना चाह रहा था। हाँ जी। समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ पे ना मतलब मैं बात करूँ, अब 30-40 साल शादी को हो चुके हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स की शादी को तो मोर देन 40 इयर्स हो चुके हैं, राइट? बट मैं ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग उनके अंदर इनकलकेट करना चाहता हूँ टुडे, ठीक है? तो इसके लिए मुझे क्या एफर्ट करना चाहिए, मैं ये थोड़ा-सा समझना चाह रहा था। उन्होंने आज भी आपका सुना है, फॉर्च्यूनेटली ना मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं मेरे पास वाओ, रहने। थैंक तो यू। अगर वो सुन रहे हैं तो अंकल आंटी थैंक यू सो मच कि आप हमारे सेशन में आए और आप हमारे सेशन को सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हम ट्राई करेंगे कि जितनी ज्यादा हम आपको समझा पाए और आप इम्प्लीमेंट कर पाए, उतनी ज्यादा आपको उसमें पॉजिटिविटी और इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जी, थैंक यू कह रहे हैं वो। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। हाँ, तो जतिन जी देखिए, इसमें क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम किसी को कोई चीज फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ कि एक स्वामी जी थे, उनके पास एक पेरेंट्स आए थे ये रिक्वेस्ट करने। वो स्वामी जी काफी प्रोफाउंड थे, एंड उनकी जो भी बात होती थी, वो जो भी किसी को बोलते थे सबको ही मानते थे, ठीक है। तो एक पेरेंट्स आए थे अपने बच्ची को लेके, और स्वामी जी को क्या बोला कि स्वामी जी, ये बच्चा ना मेरा बहुत ज्यादा स्वीट्स खाता है, बहुत ज्यादा गुड़ खाता है। आप इसको बोलिए कि गुड़ छोड़ दे, विच इज नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ, या शुगर छोड़ दे, विच इज नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ। चीनी छोड़ दे एकदम, वो चॉकलेट्स वगैरह बहुत खाता है, उसके हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने क्या किया, स्वामी जी ने उन पेरेंट्स को बोला कि ठीक है, मैंने सुन लिया, आप एक काम करिए, आप 15 दिन बाद मेरे पास आइए। तो वो पेरेंट्स को समझ में नहीं आया कि अचानक से ऐसा क्यों बोला। बोला ठीक है, लेकिन स्वामी जी बोल रहे हैं तो हमें करना ही पड़ेगा। तो वो चले गए, और फिर वो 15 दिन के बाद आए। तो जब 15 दिन के बाद आए और स्वामी जी को उन्होंने सेम चीज पूछी, तो स्वामी जी ने उनके बच्चे को बुलाया, और बच्चे को बुला के उसके कान में बोला कि बेटा, चीनी तेरे सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो चीनी छोड़ दे। और वो बच्चा मान गया। तो वो पेरेंट्स शॉक हो गए। वो पूछने लगे, स्वामी जी अगर आपको इतना ही करना था, कान में ही बोलना था एक सेंटेंस, तो ये आप 15 दिन पहले भी तो कर सकते थे, आपने 15 दिन बाद क्यों किया ये सेम चीज? तो क्या कहा होगा स्वामी जी ने? एनी गेसेस? कि पहले मैं अपने पे अप्लाई कर लूं, फिर एडवाइस दूं। यस, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच उमेश जी। उन्होंने क्या कहा कि जब आप मेरे पास आए थे, तब मैं खुद चीनी खाता था, तब मैं खुद शक्कर, हर चाय में, दही में, हर चीज में मैं शक्कर डाल के खाता था। तो जब मैं खुद नहीं छोड़ पाया, तो मैं उसे कैसे कन्विंस करूं? मुझे 15 दिन लगे चीनी छोड़ने में, इसलिए मैंने आपको 15 दिन बोला था कि मैं खुद ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, तब मैं उसको बोलूं। तो जतिन जी, आपके लिए भी कि आपके पेरेंट्स है, सी, पेरेंट्स हो या बच्चे हैं या स्पाउस है या नेबर्स है या बॉस है, once they see that you are doing and once they see that the change is happening in you, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। they will automatically do it. yes, maybe they will ask what you are doing, तो आप जरूर शेयर करिए स्ट्रेटेजीज जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, पॉइंट्स, एक्शन पॉइंट्स बताइए, लेकिन हम इम्प्लीमेंट किसी से नहीं करवा सकते। आज ये सेशन में भी हम लोग समझाते हैं, बात करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट आपको ही करना पड़ेगा। एंड जब तक आप खुद ना करें, तब तक आप किसी को नहीं समझा सकते। So that's be my advice, जतिन जी। एक कहना था, जब तक मैं अपने माता पिता के पैर नहीं पड़ता, मेरा बच्चा मेरे पैर नहीं पड़ेगा। यस, ट्रू ट्रू। क्या बात है, वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छी बात है।
Jatin ji, hope I answered your question. वो नहीं, वो तो मैं समझ गया मैम, वो तो चलो वो मेरे अंदर ना चेंज देख ही रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा करते हैं, बट हाँ कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन्हें और जल्दी से जल्दी सिखाऊं ये सब चीज। हाँ, उनको आप समझा सकते हैं, जैसे आप उनको प्रैक्टिस जो एक्शन पॉइंट्स है जो डेली के, देखिए उनके साथ हम अभी 15 चैप्टर डे 15 हो गया हमारा, बट उनको आप सारी चीजें एक साथ मत बताइए, बिकॉज अदरवाइज उनके लिए वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप छोटे छोटे बेबी स्टेप से स्टार्ट करिए, मे बी विद मैजिक रॉक, सिंपल सी चीजें, और 10 ग्रेटिट्यूड, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ऐसे स्लोली स्लोली उनको बोलिए, तब उनकी वो हैबिट बनेगी। एंड देन व्हेन यू सी दैट हाँ 1 वीक से वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप उनके साथ करिए, तब उसके बाद थोड़ी और पॉइंट्स ऐड करवाइए। उसके बाद आप देखिए कि उनको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, किस एरिया में उनको मैजिक चाहिए, रिलेशनशिप में, मनी में, हेल्थ में, फिर उस चैप्टर का या उस डे के एक्शन पॉइंट देखिए और वो उनको बताइए करने के लिए। सबसे पहले उनको नॉर्मली यूनिवर्सल करने दीजिए, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक, ये 2 से स्टार्ट करिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच जतिन जी। जतिन जी, टाइम को थोड़ा टाइम दीजिए, हर चीज फास्ट नहीं हो सकती, बट माय सजेशन एंड माय ओपिनियन, नॉट एन एडवाइस सर। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। So it's 10:27, it like आधा घंटा ऊपर हो गया, बट इट वाज वेरी वंडरफुल सेशन। बहुत सभी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने सजेशन शेयर किए। Really thankful to you for making the session more and more interactive. I'm really grateful to each and everybody present here. And any further questions या और कोई doubts है, so we can take up 2 more minutes ताकि we'll close the session after that. और हाउ डिड यू लाइक द सेशन, जिनका भी आज फर्स्ट डे था, कैसा लगा आपको सेशन, एंड एनी थॉट्स इफ यू हैव इन माइंड? I feel this is very motivating और ये हमेशा होना चाहिए हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में, so that we can be like we can follow the gratitude, means हम हमेशा positive रहेंगे. So it was a nice session for me being the first day. Thank you so much, Sarita ji. Thank you so much. We look forward to see you in more sessions. Sure. Thank you. So let's close the session. Thank you, everybody. Have a good night. Happy night. See you all tomorrow. Same Good time. night. Good night. Thank you, Nice, miss. man. Thank you Thank you. everyone.